सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली बीजेपी का नया कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। लगातार हवन पूजन का दौर जारी है। सीएम रेखा गुप्ता समारोह में शामिल होने पहुंची हैं। अब तक पार्टी का प्रदेश कार्यालय 14 पंथ मार्ग पर था। इसकी नींव पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 जून 2023 को रखी थी। भाजपा पूरे देश में अपने संगठन के जिलों के कार्यालय बना रही है। जहां भी भाजपा मजबूत है वहां हर राज्य और जिले में आधुनिक कार्यालय तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस की लागत 2.23 करोड़ रुपए है। नई बिल्डिंग में मौजूदा कार्यालय से ज़्यादा जगह होगी। इसमें बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस कक्ष और बैठक कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। दिल्ली बीजेपी का नया दफ्तर 825 वर्ग मीटर प्लॉट पर बना है और कुल 30,000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल में फैला है। तो आपको बता दें, आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन है और पीएम मोदी ये उद्घाटन करने पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि 2023 में इसकी नींव रखी गई थी और पीएम मोदी ही जल्द ही इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 2.23 करोड़ की लागत से बना है नया कार्यालय। बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी को नया ठिकाना मिल गया है। आज दिल्ली बीजेपी का नए कार्यालय का उद्घाटन है। पीएम मोदी इस नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, इसकी लागत 2.23 करोड़ रुपए की है और दिल्ली बीजेपी को आज नया कार्यालय मिल रहा है। आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय का नया उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी खुद इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और अगर लागत की बात करें तो 2.23 करोड़ की इसकी लागत है। और बड़ी खबर दिल्ली से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पे हमारे संवाददाता हिमांशु। आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन है। पीएम मोदी कब इसका उद्घाटन करेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नए कार्यालय का जो है आज उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दोपहर 3 बजे जो है इसमें उद्घाटन करेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि तकरीबन 2.23 करोड़ रुपए में जो है ये पूरा जो बीजेपी का नया कार्यालय है वो बनकर तैयार हुआ है। और इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे खास फीचर्स हैं जो इसको थोड़ा अलग बनाता है। बात करें तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही मौजूद है, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पहले से ही मौजूद है। और दिल्ली प्रदेश का ये कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। 5 मंजिला, ये आपको बता दें 4 मंजिला ये इमारत है, जिसमें शुरुआत के 2 जो है उसमें केवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस रूम और कैंटीन की व्यवस्था है। वही पहले मंजिल में 300 लोगों की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जहां पार्टी की बैठकें और कार्यक्रम होंगे। वहीं दूसरी मंजिल पे दिल्ली बीजेपी के विभिन्न सेल और स्टाफ के लिए भी कार्यालय स्थान बनाए गए हैं। तीसरी मंजिल पे वरिष्ठ नेताओं के लिए जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के लिए कार्यालय बनाए गए हैं। और चौथी मंजिल पे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, महासचिव, संगठन और सांसदों के लिए भी कई कमरे बनाए गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो ये 825 वर्ग मीटर में बनकर ये पूरा अगर देखें तो कंप्लीट 5 मंजिला का है, लेकिन जो बनाया गया है वो बेसमेंट स्तर का बनाया गया है। बाकी जो है 4th मंजिल यानी कि ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd और 4th, और इसके अलावा 30,000 वर्ग फुट में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है।
है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसका जो उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो करेंगे ही, लेकिन इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी और कई केंद्रीय मंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री, कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और दिल्ली के सभी सांसद और विधायक और पार्षद भी जो है इसमें मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो पहले जो आपको बता दें दिल्ली प्रदेश का कार्यालय था वो 14 पंत मार्ग था, लेकिन अब जिसकी नींव जो है जेपी नड्डा ने 9 जून 2023 को रखी थी और अब ये जो नया कार्यालय पार्टी का बनकर तैयार हुआ है दिल्ली प्रदेश का, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे करेंगे। तमाम बड़े नेता वहां पहुंचेंगे। आपको बता दें जहां जहां बीजेपी मजबूत है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां बीजेपी ने अपना आधुनिक कार्यालय बनाकर तैयार किया है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पहले से ही बीजेपी के कार्यालय जो प्रदेश कार्यालय है वो मौजूद है। और उसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी का भी जो कार्यालय पहले 14 पंत मार्ग में था, लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रहेगा और जो कि आधुनिक बनाया गया है, जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया 5 मंजिला का पूरा ये है, जिसमें 2 स्तर पर अगर बात करें 2 बेसमेंट स्तर पर केवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर आज जो है बीजेपी के लोगों के लिए, खासतौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी सौगात कह सकते हैं कि वहां पर आकर वो अब अपनी रणनीतियों को बना सकेंगे, आगे की किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करना है, किस तरीके से पार्टी को और आगे ले जाना है। क्योंकि देखिए दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है। तो जो 27 साल का वनवास था वो खत्म हो गया, तो ये भी आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है बीजेपी के लोगों के लिए, कहीं ना कहीं खुशी का दिन आप कह सकते हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन है, बड़ी सौगात बीजेपी को। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक आवासीय इमारत की छत से होर्डिंग लगाने के दौरान नीचे गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार ये हादसा उस समय हुआ जब मजदूर होर्डिंग लगाने का काम कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि छत से गिरने वाले मजदूरों की संख्या कम से कम 10 थी, जिनमें से कुछ को हल्की चोटें आई हैं और कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारण की जांच की जा रही है, घायलों का इलाज जारी है और मृतकों की पहचान का काम भी किया जा रहा है। और कई मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। बेहद दर्दनाक हादसा, तस्वीरें बेहद दुखद हैं। और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल। साहिल, अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा है, तस्वीरें काफ़ी भयावह है, क्या खबर है, कितने लोगों की मौत हुई है? बिल्कुल आलोक, देखिए गुजरात के अहमदाबाद में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक आवासीय इमारत की छत से होर्डिंग लगाने के दौरान ये हादसा हुआ, जहां होर्डिंग लगाने के दौरान नीचे गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर होर्डिंग लगाने का काम कर रहे थे और एक अधिकारी ने बताया है कि छत से गिरने वाले मजदूरों की संख्या मिनिमम 10 बताई जा रही है, जिनमें से कुछ को हल्की चोटें आई हैं और कुछ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने भी कुछ चीजें बताई है। पुलिस का कहना है कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे मजदूर को गंभीर चोटें आई थी और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारण की जांच फिलहाल की जा रही है, घायलों का इलाज जारी है और मृतकों की पहचान का काम भी पुलिस की तरफ से करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और हादसे के कारणों की बात करें तो पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह हादसा तब हुआ जब होर्डिंग को एक उच्च मंजिल पर स्थापित किया जा रहा था और अचानक से होर्डिंग बिजली के खंभे से टकराकर नीचे गिर पड़ा। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया आलोक कि होर्डिंग गिरने के बाद जोरदार धमाका भी हुआ, जिसके कारण बिजली के तार भी टूट गए थे और आसपास की स्थिति भी काफी गंभीर हो गई थी, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की पहचान भी करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ इस हादसे के बाद आसपास के लोग और अन्य मजदूर मदद के लिए भी आए थे और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में पुलिस की मदद करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन पुलिस फिलहाल कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई सुरक्षा मानकों की अगर अवहेलना हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जाएगी। आलोक जी, साहिल बाबा धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अभी तक 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी
जांच पुलिस कर रही कि इसका कारण क्या था। भारत की एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत को ट्रॉफी विवाद और राजनीतिक बयानबाजी ने फीका कर दिया है। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। लेकिन मैच के बाद का माहौल जश्न की जगह विवादों में उलझ गया है। टीम इंडिया ने ट्रॉफी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया। वहीं भारतीय टीम की इस जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। अब उनके इस पोस्ट पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तय प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार कर दिया और भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी और मेडल देने के लिए स्टेज पर खड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम ट्रॉफी और मेडल लिए बिना ही स्टेडियम से लौट गई। बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जारी है। इस हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब मिला था। इसके बावजूद उसने इसे अपनी जीत बताया था। वहीं क्रिकेट के मैदान पर भी पहलगाम हमले के विरोध में टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और पीसीबी और एसीसी चेयरमैन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी मना कर दिया। ये भारत का संदेश देने का तरीका है कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों का बहिष्कार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय टीम के ऑपरेशन तिलक ने झकझोर कर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाई और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीसरी बार हराया। भारत ने पाकिस्तान टीम को पराजित कर बता दिया कि अब क्रिकेट में बादशाहत हमारी है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यह हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप से मिलने वाली अपनी पूरी मैच फीस देश की सशस्त्र सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे। भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारी सशस्त्र सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को देने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरी सोच में रहते हैं। जय हिंद। बता दें कि T20 फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों को हर मैच के लिए 4 लाख रुपए फीस मिलती है। इस तरह 7 मैच खेलने के कारण सूर्य कुमार यादव कुल 28 लाख रुपए भारतीय सेना को दान करेंगे। इस टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान से पूरे टूर्नामेंट में दूरी बनाई रखी। नतीजा यह रहा कि टीम इंडिया ने लगातार 3 मैच में पाकिस्तान को हराया और खिताब पर कब्जा किया। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद ट्रॉफी समारोह में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो क्रिकेट इतिहास में शायद ही पहले हुआ हो। दुबई में रविवार को खेले गए मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथी खिलाड़ियों ने एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद नकवी टीम इंडिया की ये ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। भारतीय टीम ने फिर बिना कप उठाए ही जश्न मनाया। नकवी की इस हरकत ने क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। बीसीसीआई ने कहा कि ये नवंबर में होने वाली आईसीसी बैठक में नकवी की हरकत के खिलाफ कड़ा विरोध कराएगा। खबरों की माने तो मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों को बताया गया कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी उन्हें ट्रॉफी सौंपेंगे। इस पर टीम इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों का कहना था कि वे ट्रॉफी किसी अन्य अधिकारी से ले सकते हैं लेकिन नकवी से नहीं। लेकिन वे लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। वहीं नकवी इस बात पर अड़ गए कि बतौर एसीसी अध्यक्ष वही ट्रॉफी देंगे। इस विवाद के चलते करीब 1 घंटे तक प्रेजेंटेशन समारोह अटका रहा। आखिरकार भारतीय टीम ट्रॉफी लिए बिना ही स्टेडियम में जश्न मनाने लगी और नकवी ट्रॉफी लेकर मंच से उतर गए। सितंबर के महीने के खत्म होने के केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आमतौर पर सितंबर के अंत तक बारिश का दौर थमने लगता है और मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात खराब हैं। देश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, बावजूद इसके महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक मौसम का सही अंदाज देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले कुछ दिनों से बारिश से लोग परेशान हैं। मुंबई के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति है। मुंबई से सटे इलाके थाने,
पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए मुंबई में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम भी दिया गया है। आईएमडी ने बताया कि आज भी मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं बिहार में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। विभाग के मुताबिक 1 से 4 अक्टूबर के बीच राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश हो रही है। केरल में लगातार बारिश से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, भारी बारिश हो रही है मुंबई में। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मुरारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्या स्थिति है मुंबई में, क्या हालात हैं बारिश से? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से आलोक जी जो बरसात हो रही थी उससे कई इलाके मुंबई के प्रभावित हुए थे। खास करके मुंबई के हिंद माता सायन कोलाबा की बात करें तो कल ज्यादा स्थिति खराब थी, लेकिन आज सुबह से बरसात रुकी है और हल्की सी राहत कह सकते हैं कि मुंबई कर को मिला है। लेकिन वहीं अगर सोलापुर की बात करें तो लगभग 40 से 45 ऐसे गाँव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के लगभग 3 से 4 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी वहां पर सामग्री भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री खुद वहां पर जिला कलेक्टर के साथ संपर्क में बने, क्योंकि 40 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटना उनके लिए खाने पीने की सामग्री, अन्य चीजों के लिए कह सकते हैं कि मुश्किलें न हो, इसके लिए सरकार तत्परता दिखा रही है। जी, आईएमडी का आगे क्या निर्देश है, कब तक बारिश होगी? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन और संभावना जताई है तेज हवाओं के साथ बरसात होने के लिए। खास करके महाराष्ट्र के रायगढ़, सोलापुर और 2-3 ऐसे गांव और जिले हैं जहां पर बरसात हो सकती है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। जी मुरारी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बारिश के कारण मुंबई के हालात बिगड़े हुए हैं। 2-3 दिन और बारिश का अलर्ट आईएमडी ने किया है। कल शाम से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जो था डिस्ट्रिक्ट को, उसके अनुसार कल रात में काफ़ी बारिश ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हुई। 2-3 तालुका में उसे मतलब 100 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई, मुरबाड, ठाणे। तो उस बैकग्राउंड पे आज सुबह कुछ सूचनाएं माननीय डीसीएम सर ने दी थी। आज दोपहर में उसके अकॉर्डिंग सारी मीटिंग हुई जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित थे। जो ट्री को लेकर होगी या बिल्डिंग्स को लेके हुई, वो महापालिका को सूचना दी गई है। और डैम्स को लेके जो डैम रिलीज हो रहा है उसके अनुसार जो रिवर साइड के विलेजेस है तो उसको भी सूचना दी गई है। 42 विलेजेस है जो कल शाम से ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जो था डिस्ट्रिक्ट को, उसके तमिलनाडु के करूर में शनिवार को एक्टर से राजनेता बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मृतकों की संख्या 40 पहुंच गई है। वहीं 60 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। विजय की यह रैली लोगों के लिए घातक साबित हुई है। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। शनिवार को करूर में हुए इस हादसे के बाद विजय की पार्टी टीवीके ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। वहीं बीजेपी ने इस रैली में हुई घटना को लेकर डीएमके सरकार पर निशाना साधा है और राज्य सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस बीच विजय को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली है। जानकारी के अनुसार ये धमकी उनके नीलांकर स्थित आवास पर दी गई है। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस भी बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घर व परिसर की गहन तलाशी ली है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। विजय के समर्थकों और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रारंभिक जांच में अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। वहीं पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने वाला कौन था और उसका मकसद क्या था। इस घटना के बाद विजय के आवास की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। करूर भगदड़ पर भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा, इसमें विजय की कोई गलती नहीं। भीड़ का अनुमान लगाना और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करना राज्य पुलिस का काम है और पुलिस ने उन्हें 7 घंटे की अनुमति क्यों दी। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। करूर भाजपा की ओर से हमने प्रत्येक मृतक के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। एशिया कप में क्रिकेट के मैदान पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की एक और जगह फील्डिंग सेट होने वाली है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके हाल के इतिहास में अपने सबसे बड़े नागरिक विद्रोह में से एक के लिए तैयार है। अवामी एक्शन कमेटी ने इस पूरे कब्जे वाले क्षेत्र में व्यापक
विरोध प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर ली है। शटर डाउन और व्हील जाम हड़ताल का आह्वान किया गया है, जो संभावित रूप से अनिश्चितकाल तक चल सकता है और इसने तनाव को बढ़ा दिया है। ऐसे में इस्लामाबाद की सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है और भीड़ को रोकने के लिए आधी रात से इंटरनेट बैन कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी एक नागरिक समाज की गठबंधन है जिसने हाल के महीने में लोकप्रियता हासिल की है। इस संगठन ने दशकों के राजनीतिक हाशिए और आर्थिक उपेक्षा का हवाला देते हुए अपने बैनर तले हजारों लोगों को एकजुट किया है। समूह का 38 सूत्रीय चार्टर संरचनात्मक सुधारों की मांग करता है, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित पीओके विधानसभा में 12 विधायी सीटों को समाप्त करना भी शामिल है। इसके बारे में स्थानीय लोगों का तर्क है कि ये प्रतिनिधि शासन को कमजोर करता है। अन्य मांगों में सब्सिडी वाला आटा, मंगला जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी उचित बिजली दरें और इस्लामाबाद द्वारा वादा किए गए लंबे समय से रुके सुधारों को जमीन पर लागू करना शामिल है। रहमान रहीम, मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, चेयरमैन मरकज़ अंजुमन ताजरान। इस वक्त ख़ास तौर पे जो हमारी ताजरान बरादरी है, मैं उसको मुखातब करता हूँ, या अहलियान मुजफ्फराबाद को, क्योंकि हमारा एक सेटअप है अंजुमन ताजरान का। उसके प्रोटोकॉल को देखा जाए तो मेरे बाद अगर मेरे साथ कोई ऐसे नागवार हालात पैदा होते हैं तो उसके बाद जो है बाय प्रोटोकॉल जो है गौर अहमद कश्मीरी साहब जो है वो इस सेटअप को लीड करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि हालात ऐसे हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर गौर अहमद कश्मीरी साहब के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन है उसके अंदर राजा सईद साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, राजा सईद साहब उस प्लेटफॉर्म को लीड करेंगे। रहमान दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक आश्रम का संचालक बड़े स्तर पर लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोपी पाया गया है। बाबा का नाम है स्वामी चित्तयानंद सरस्वती, जिस पर एक या दो नहीं बल्कि 35 से ज़्यादा छात्राओं और महिलाओं ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चित्तयानंद को अरेस्ट किया है। कोर्ट में पेशी के बाद बाबा चित्तयानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। खबरों की माने तो बाबा चित्तयानंद पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस स्टेशन आने से चित्तयानंद ने शाम होते ही फल और अन्न की डिमांड रख दी। उसे खाने में फल दिया गया और फिर पानी दिया गया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर ने चित्तयानंद से पूछताछ की, जो करीब 2 घंटे तक चली, लेकिन चित्तयानंद सहयोग नहीं कर रहा है। हर बार वो पुलिस से यही कह रहा है कि उसके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। चित्तयानंद को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ले जाया गया है, जहां सीसीटीवी की मदद से उस पर नज़र रखी जा रही है। लॉकअप में उसके लिए एक चादर और एक कंबल रखा गया है। पुलिस के सूत्रों की माने तो 24 घंटे चित्तयानंद की सुरक्षा में 2 पुलिस का स्टाफ तैनात रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।